हमने अभी जो सीखा है ना वो सीख लिया है रिलेटेड टू एसेट। अगर हमें गवर्नमेंट ग्रांट मिलती है, स्ट्रेट लाइन मेथड होगा तो हमने कैसे डील करना है, रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड होगा तो हमने कैसे डील करना है। फिर हमने ये भी देखा कि अगर गवर्नमेंट ग्रांट का टाइम सेम हो, ये भी देखा। फिर हमने देखा टाइम डिफरेंट, बट सेम ईयर, ये भी देखा। एक ही साल के अंदर टाइम आगे पीछे हो सकता है लेकिन साल सेम होता है, मतलब डेट आगे पीछे हो सकती है बट साल एक ही होता है। इसमें कोई ज्यादा मुश्किल अकाउंटिंग नहीं है, सिंपल यह है कि एसेट को देखना है कि एसेट जिस तरह से डील होगा वैसे ही गवर्नमेंट ग्रांट को डील करना है। फिर हमने देखा टाइम डिफरेंट और ईयर भी डिफरेंट, मतलब अगले साल गवर्नमेंट ग्रांट मिल रही है या इस साल गवर्नमेंट ग्रांट मिली एसेट अगले साल खरीदा, या इस साल एसेट खरीदा अगले साल गवर्नमेंट ग्रांट मिली। ये केस भी हमने डिस्कस किया है। अगर इसमें कोई परेशानी है तो आपने पिछला 1 या 2 लेक्चर जो हुए हैं वो आपने देखने हैं। फिर भी अगर नहीं समझ लगती तो वो क्लास में भी आकर डिस्कस करना है, ठीक है। आज हम जो जा रहे हैं, वैसे तो इसके बाद रिफंड का केस पढ़ना चाहिए बट हम रिफंड का केस मंडे को सीखेंगे। अभी मैंने आपको सिखाना है रिलेटेड टू इनकम और रिलेटेड टू बाकी जो चीजें हैं। सबसे पहले मैं आपको एसेट को ही डिस्कस कर देता हूं। नॉन मॉनिटरी गवर्नमेंट ग्रांट, नॉन मॉनिटरी या नॉन कैश, नॉन कैश आइटम आपको गवर्नमेंट ग्रांट के तौर पर मिले। अब नॉन कैश आइटम से मुराद तो ये हुआ ना कि आपको गवर्नमेंट ने प्लांट दे दिया, व्हीकल दे दिया, लैंड दे दी। अब पैसे तो गवर्नमेंट ने दिए ही नहीं और हमने भी कोई पैसे कोई एसेट खरीदा ही नहीं अपने पैसों से। जैसे पहले हम एंट्री क्या पास करते थे, पीपीई टू कैश, वो तो हो ही नहीं सकती। हमें तो पीपीई आया है विदाउट पेइंग द कैश। अगर तो हम थोड़ा सा कैश पे कर देते दरमियान में से, फिर तो उतना कैश क्रेडिट हो जाएगा, बाकी का हिस्सा गवर्नमेंट ग्रांट होगा। बट अगर हम फ्री में गवर्नमेंट हमें पूरा एसेट दे दे या गवर्नमेंट हमें थोड़ी सी कैश हमसे ले ले कि भाई ये एसेट है, इसमें से 1 लाख रुपया दे दो, एसेट आप ले जाओ। अब 1 लाख रुपया तो हमारा लगा, एसेट डेबिट, 1 लाख कैश क्रेडिट, बाकी की गवर्नमेंट ग्रांट। लेकिन वो वैल्यू कौन सी लिखेंगे, वो कौन सी वैल्यू लिखेंगे? वो कहता है कि इस केस में आपने जब नॉन मॉनिटरी एसेट मिले तो आपने लिखनी है फेयर वैल्यू, उसको फेयर वैल्यू पे रिकॉग्नाइज कर लेना है। अगर आपको नॉन मॉनिटरी फॉर्म में एसेट मिला है या पार्शियली एसेट मिला है, पार्शियल से मुराद है आधा कुछ कैश, तो फिर क्या करेंगे, फेयर वैल्यू में से कैश निकाल के बाकी गवर्नमेंट ग्रांट होगी। बट एसेट किस पे रिकॉग्नाइज होगा हमेशा, फेयर वैल्यू। अगर कैश का तबादला नहीं हो रहा तो गवर्नमेंट ग्रांट भी फेयर वैल्यू पे रिकॉग्नाइज होनी है और एसेट भी फेयर वैल्यू पे रिकॉग्नाइज। समझ लगी कि जब कोई नॉन कैश चीज मिले आपने उसको फेयर वैल्यू पे रिकॉर्ड करना है। एक कहानी, फेयर वैल्यू से मुराद है दोनों को, एसेट को भी, जरूरी नहीं कि पीपीई गवर्नमेंट ग्रांट के तौर पर मिले, गवर्नमेंट कुछ भी आपको ग्रांट के तौर पर दे सकती है। आप नॉन करंट एसेट कह लो, कोई भी नॉन करंट एसेट अगर आपको मिला तो आपने उसको भी फेयर वैल्यू पे रिकॉर्ड करना है और गवर्नमेंट ग्रांट की जो वैल्यू पास करनी है उसको भी फेयर वैल्यू पे रिकॉर्ड करना है। अब मसला आ जाता है जहां फेयर वैल्यू का जिक्र आता है कि ए फेयर वैल्यू इज नॉट रिलायबल, ये तो आएगा ही आएगा, जहां फेयर वैल्यू है वहां उसकी क्लियरली मोर एविडेंट का जिक्र जरूर आएगा। अगर फेयर वैल्यू रिलायबल नहीं है तो जब जिंदगी में ये याद रखना,
अगर फेयर वैल्यू रिलायबल ना हो तो कोई भी चीज फेयर वैल्यू पे रिकॉग्नाइज नहीं हो सकती, तो फिर क्या करें? अगर फेयर वैल्यू रिलायबल नहीं है तो फिर क्या करेंगे? या फेयर वैल्यू गिवन नहीं है, बुक वैल्यू पे कैसे, बुक वैल्यू किसे कहते हैं? कॉस्ट माइनस एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन कैसे? अभी तो हमारे पास एसेट आ रहा है, गवर्नमेंट हो सकता है हमें नया एसेट खरीद के दे रही हो, जैसे भी दे रही है, हमें तो नहीं पता। बुक वैल्यू उसे कहते हैं ना, हमारे पास कोई एसेट था या किसी और एसेट पर था, वो उसको इस्तेमाल कर रहा था, वो कॉस्ट माइनस एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। वो कहते हैं कि अगर क्वेश्चन के अंदर आपके पास बुक वैल्यू नहीं है, सॉरी फेयर वैल्यू नहीं है, और फिर आपके पास एक अल्टरनेटिव तरीका होता है, फिर आप अल्टरनेटिवली उसको नॉमिनल वैल्यू पे रिकॉर्ड कर देंगे। ताकि पता चले कि ये ट्रांजैक्शन हुई है। वैसे तो ट्रांजैक्शन ना भी करें क्योंकि हमारी जेब से तो एक पैसा नहीं गया, तो फिर हम नॉमिनल वैल्यू से रिकॉर्ड कर दें। ये नॉमिनल वैल्यू के बारे में जानते हो? नाम की फॉर्मेलिटी के लिए, जैसे सपोज दैट आपने किसी को एक चीज को जानने वाला था, आपने उसको कोई चीज बेची 10,000 की, 10,000 वाली चीज दी, तो आपने कहा कि वो कितने पैसे, वो कहता है नहीं यार जितने मर्जी दे दो, उसने 100 रुपया दे दिया। अब 10,000 के बदले कितना दिया उसने? 100। ये तो फिर खाना पूरी हुई, ये उसकी कीमत पे की। मतलब एक ट्रांजैक्शन की रिकग्निशन के लिए ऐसे ही एक छोटी मोटी कोई वैल्यू लिख देना, उसे कहते हैं नॉमिनल वैल्यू। मतलब पैसे तो हमने दिए नहीं, कहते ठीक है फिर आपने एक नॉमिनल वैल्यू लिख दो जो तकरीबन फेयर वैल्यू है नहीं, तो जैसे 500 की जगह आपने 50 रुपया लिख दिया, 5 रुपए लिख दिए, ताकि पता चले कि ट्रांजैक्शन एग्जिस्ट हुई है। तो नॉमिनल वैल्यू बेसिकली होती है कि बस खाना पूरी करना। तो नॉमिनल वैल्यू से फिर रिकॉर्ड कर दिया जाता है अगर हमारे पास उसकी फेयर वैल्यू नहीं है। फिर बंदा कहता है यार चलो इतनी वैल्यू कम, जब उसकी फेयर वैल्यू है ही नहीं, तो फिर हमने इस चीज को साबित करने के लिए कि ट्रांजैक्शन अक्कर हुई है, कोई एक वैल्यू अज्यूम कर लेते हैं और उस वैल्यू से लिख देते हैं। वो वैल्यू कुछ भी हो सकती है, ठीक होगी बात? तो अगर कोई नॉन मॉनिटरी एसेट है, हम उसको फेयर वैल्यू पे रिकॉर्ड कर लेते हैं, अल्टरनेटिवली उसको नॉमिनल वैल्यू पे भी रिकॉर्ड किया करें। गुड, यही तो बात कह रहे हैं। फेयर वैल्यू किसे कहते हैं? मार्केट वैल्यू को, और वो रिलायबल नहीं है। तो अगर या गिवन नहीं है या रिलायबल नहीं है, और अगर रिलायबल नहीं है तो फिर मार्केट वैल्यू अगर होगी तब तो उस पर रिकॉर्ड करेंगे। अगर मार्केट वैल्यू नहीं है तो फिर नॉमिनल वैल्यू पे। पेपर में सवाल आया हुआ है कि जी एक नॉन मॉनिटरी एसेट मिला है, तो हमारे पुराने अकाउंटेंट ने ना, छोटे अकाउंटेंट ने, उसने जो रिकॉर्ड किया है ना, उसने इसको इग्नोर किया है क्योंकि इसके लिए कोई हमने पैसे नहीं दिए। तो आपने उसके ऊपर रिमार्क्स दे। तो उसके क्या रिमार्क्स थे कि जब कोई आप, व्हेन एन एंटिटी रिसीव अ नॉन कैश आइटम एज अ ग्रांट, then it will be recorded at its fair value. If fair value is not reliable, alternatively at its nominal value. ये इसका जवाब था। तो अंग्रेजी लिख लोगे ना इतनी, एक बस 1-1.5 लाइन है, उससे ज्यादा ना लिखना क्योंकि फिर आपकी अंग्रेजी जो निकलेगी वो खतरनाक होगी। हाँ जी, ये सवाल तो हमने करना ही है। अभी तो मैं सिर्फ ये नॉमिनल का समय लग गया। इसके बाद अगली बात आ जाती है कि चलो ठीक है, हमने रिकॉर्ड कर लिया नॉमिनल वैल्यू पे या फेयर वैल्यू पे। फिर अगली बात देखनी है कि जो आपको नॉन कैश आइटम मिला है वो डेप्रिशिएबल एसेट है या नॉन डेप्रिशिएबल एसेट है? डेप्रिशिएबल एसेट है, लाइक व्हीकल, या लैंड है, सॉरी नॉन डेप्रिशिएबल है लाइक लैंड, नॉन डेप्रिशिएबल एसेट लाइक लैंड।
अगर तो डेप्रिशिएबल एसेट है, सपोज दैट व्हीकल है, हमने उसको नॉमिनल वैल्यू या फेयर वैल्यू पे रिकॉर्ड कर लिया, तो उसकी हम एक एंट्री भी पास कर लेंगे, व्हीकल डेबिट डेफर्ड ग्रांट क्रेडिट, सपोज दैट 40 मिलियन से या 4 मिलियन से या 400,000 से वट। अब डेप्रिशिएबल एसेट है तो इसकी लाइफ के ऊपर, इसकी लाइफ के ऊपर एसेट डेप्रिशिएट होना शुरू हो जाएगा और ग्रांट अमोर्टाइज होना शुरू हो जाएगी। इसमें वो डायरेक्टली डिडक्शन और सेपरेटली रिकॉग्निशन वाली ऑप्शन नहीं एक्सरसाइज करेंगे। इसको सिंपल क्या करेंगे, अब हर साल ये जो 40 मिलियन एसेट का है इसकी एंट्री पास कर देंगे डेप्रिसिएशन टू अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, और इसको वैसे ही करते जाएंगे डिवाइड, एंट्री पास करेंगे डेफर्ड ग्रांट टू एसपीएल। तो ये ओवर द लाइफ ये एसेट की वैल्यू भी खत्म हो जाएगी और लायबिलिटी की वैल्यू भी खत्म हो जाएगी। तो हर साल अगर लाइफ इसकी अज्यूम करें 10 साल है, तो हर साल क्या करेंगे, एक एंट्री पास करेंगे डेप्रिसिएशन टू अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन 4 से, और साथ एक एंट्री पास करेंगे डेफर्ड ग्रांट डेबिट एसपीएल क्रेडिट 4 से। सेम अमाउंट से एंट्री पास होगी। और अगर आप देखिए इनकम और एक्सपेंस के अंदर, तो वो जीरो का इफेक्ट ज्यादा, जितनी इनकम उतना ही एक्सपेंस। अगर वो कहता है ना डायरेक्टली डिडक्शन करो, इन केस क्या भी देता है, तो हम प्रॉफिट एसपीएल में कुछ भी नहीं लिखेंगे। लेकिन एसओएफपी के अंदर हमारी अमाउंट एक जा रही होगी वो नेट होकर, क्योंकि लायबिलिटी भी तो है। तो अगर आप वहां पर भी एसेट और लायबिलिटी का डिफरेंस लेंगे वो भी नील आ जाएगा। तो डायरेक्टली डिडक्शन के अंदर हमारा ना तो एसपीएल के अंदर कुछ आएगा ना एसओएफपी के अंदर कुछ आएगा, क्योंकि वो सारा डिडक्ट हो जाएगा। इनको आपस में एक तरह का डिडक्ट करके लिखेंगे तो वो तो जीरो हो जाएगा, इसलिए ये अलाउ ही नहीं है लिखना, फिर तो ये एंट्री मिलेगी नहीं आपके पास। इसलिए फिर क्या अलाउ होता है इसमें कि आप एंट्री पास करें, एसेट को भी रिकॉर्ड करें फेयर वैल्यू से, डेफर्ड ग्रांट को भी रिकॉर्ड करें, फिर एसेट डेप्रिशिएट होना शुरू हो जाएगा और इसको अमोर्टाइज करना शुरू कर देंगे। डन होगी बात, लग गई समझ। अब नॉन डेप्रिशिएबल एसेट है लैंड। अब एसेट तो हमने ले लिया गवर्नमेंट से, गवर्नमेंट ने हमें लैंड दे दी कि ये लैंड है, इसके ऊपर जो करना है करो। अब हमने लैंड को किस वैल्यू पे रिकॉर्ड करना है, अगर उसकी फेयर वैल्यू अवेलेबल है, रिलायबल है, तो फेयर वैल्यू पे, अल्टरनेटिवली फिर किस पे करेंगे, नॉमिनल वैल्यू पे। ठीक है, रिकॉर्ड कर लिया, लैंड डेबिट डेफर्ड ग्रांट क्रेडिट 100 मिलियन से, लैंड डेबिट डेफर्ड ग्रांट क्रेडिट 100 मिलियन से। अब क्या करें, ये तो नॉन डेप्रिशिएबल है, इसके अंदर डेप्रिसिएशन आ ही नहीं सकती। फिर वो कहते हैं कि अच्छा आपको लैंड कबड्डी खेलने के लिए तो नहीं दी, लैंड दी है, उसके ऊपर आपने कोई फैक्ट्री बनानी है, उसके ऊपर कोई प्लांट लगाना है, उसके ऊपर कोई स्कूल बनाना है, उसके ऊपर कोई हॉस्पिटल बनाना है, किसी ना किसी मकसद के लिए लैंड मिलेगी। उस लैंड को खाली रखकर क्या करोगे, तो फिर वो कहते हैं जिस मकसद के लिए लैंड आपको दी गई है ना, उसकी यूजफुल लाइफ पे इसको, क्योंकि लैंड तो डेप्रिशिएट नहीं होगी, इसको अमोर्टाइज कर देना। दोबारा सुने, सपोज दैट, पेपर में जो सवाल है वही बता देता हूं। गवर्नमेंट ने कहा कि भाई ये लैंड है, इसके ऊपर आप फैक्ट्री लगा, फैक्ट्री बिल्डिंग की लाइफ है 25 साल। अब स्टैंडर्ड कहता है, IS 20 कहता है कि भाई साहब इसने तो डेप्रिशिएट नहीं होना, ये बड़ा डेट्स एसेट, मतलब ये लीज के केस में डेप्रिशिएट हो सकता है, इसके अलावा कुछ सिचुएशंस हैं लेकिन कभी पूछी नहीं, ना इतनी ज्यादा डिटेल डिस्कशन हुई इसके ऊपर, तो ऐसे ही ना दिमाग में एक फतूरी है। मतलब ये एक दौर था, एक कमेंट्री के अंदर आता होता था कि उस जगह की लैंड भी डेप्रिशिएट होती है जहां एक अरसे के बाद अर्थक्वेक या फ्लड्स आते, वो भी तो लैंड खत्म हो जाती है एक दफा। अब जैसे नारायण का गान वाली साइड के ऊपर यहां पर अक्सर सैलाब आ जाते हैं, हाँ होता अनसर्टन है, लेकिन पिछले एवरेज निकाली जा सकती है कि यार हर 5-6 साल बाद जरूर आ जाता है।
या 10 साल बाद आ जाता है या 15 साल बाद आ जाता है। तो कहते थे कि अगर कोई ऐसी सिचुएशन आ जाए ना, तब भी आप अपनी उस लैंड को डेप्रिशिएट कर सकते हो, क्योंकि वो लैंड भी खत्म हो जाएगी एक ना एक दिन। अब इसके लिए वो कहते हैं कि लेकिन वो सिचुएशन कभी प्रैक्टिकली तो पॉसिबल है, एग्जाम्स लेवल पे आज तक नहीं पूछा गया। अब वो कहता है कि जी डेफर्ड ग्रांट सारी जिंदगी हम नहीं रख सकते अपनी बुक्स के अंदर, लैंड तो रह सकती है लेकिन डेफर्ड ग्रांट नहीं रह सकती। तो फिर क्या करेगी, इस डेफर्ड ग्रांट को रिलेटेड एसेट की लाइफ पे, लाइफ ऑफ related asset for which गवर्नमेंट ग्रांट मतलब कि लैंड रिसीव। हाँ, फार्मिंग के लिए या एग्रीकल्चर के लिए दिया जाता है, तो फिर वो एक टाइम बताएगा कि आपको इतने साल के लिए हम दे रहे हैं, ठीक है। सारी जिंदगी के लिए अगर दे रहे हैं तो फिर तो मौजे हैं, और अगर वो टाइम मेंशन कर देगा तो फिर उस टाइम को ले लेंगे। बट अगर किसी बिल्डिंग, प्लांट या किसी और ऐसे एसेट के लिए दे दी जाए, तो उस एसेट की लाइफ के ऊपर इसको अमोर्टाइज करेंगे। कैसे भला करेंगे, उसकी जितनी लाइफ होगी वो एसेट तो खुद डेप्रिशिएट होगा, क्योंकि उसका ताल्लुक गवर्नमेंट ग्रांट के साथ नहीं है, क्योंकि गवर्नमेंट ग्रांट किस फॉर्म में है, लैंड फॉर्म में। लैंड ने बुक्स में आना है बट डेप्रिशिएट नहीं होना, लेकिन इसने रिलेटेड एसेट की लाइफ पे डिवाइड होके क्या करना है, डेफर्ड ग्रांट डेबिट एसपीएल या ग्रांट इनकम क्रेडिट, हर साल उसी तरह से काम चलता रहेगा जैसे एक नॉर्मल तरीका होता है। तो अब ये किस एसेट के ऊपर, जब जब वो डेप्रिशिएट होगा रिलेटेड एसेट, तब तक ये अमोर्टाइज होगा। जितनी लाइफ उस एसेट की होगी उतनी लाइफ इसकी अमोर्टाइजेशन। अगर वो इस साल 6 महीने के लिए डेप्रिशिएट हो रहा है तो ये भी 6 महीने के लिए अमोर्टाइज हो, ठीक होगी बात। जस्ट लाइक ये समझा जाएगा कि ये वाली ग्रांट मिली ही उसी एसेट के लिए, इस तरह से ट्रीट करेंगे, लेकिन उसमें से प्लस माइनस नहीं कर देना, क्योंकि वो एक सेपरेट एसेट है, उसकी सिर्फ लाइफ लेनी है बस, या इसको अमोर्टाइज करने का तरीका वहां वाला करना है, बाकी गवर्नमेंट ग्रांट हमारी लैंड ही है, ठीक होगी बात। ये कॉन्सेप्ट हमारा कंप्लीट हो गया। इसमें अगर जिस हम कह रहे हैं कि एसिड के रिलेट कर देंगे, अगर उस एसिड की भी तो लाइफ है ना, वो खत्म हो जाएगी, फिर हमारी लैंड भी खत्म हो जाएगी। हाँ, तो लैंड रहेगी, और अगर गवर्नमेंट वापस ले ले तो लैंड खत्म कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे, और अगर गवर्नमेंट वापस नहीं लेती तो लैंड चलती रहेगी, एसिड हमारा खत्म हो जाएगा, क्योंकि जिस मकसद के लिए उसने हमें दी थी ना लैंड की फैक्ट्री बिल्डिंग, तो बिल्डिंग की तो लाइफ पूरी हो गई है, और बिल्डिंग को तो अब हमने डिमोलिश करना है या व्हाट एवर करना है, फिर तो फर्दर जो भी बातें होगी, लेकिन स्टैंडर्ड जिस हद तक कहता है वो यही है। हाँ, वो विदाउट कंडीशन वाली मैं बता, एंड ये सारा कॉन्सेप्ट इतना ही है। दोबारा एक दफा लिख लिया ना आपने, बस अब सुन ले। अगर हमें नॉन मॉनिटरी फॉर्म में गवर्नमेंट ग्रांट मिलती है तो सबसे पहले हम उसको फेयर वैल्यू पे रिकॉग्नाइज करेंगे। अगर उसकी फेयर वैल्यू नॉट मेजरेबल, नॉट अवेलेबल, देन इट विल बी अल्टरनेटिवली रिकॉर्डेड एट इट्स नॉमिनल वैल्यू। फिर हमने देखा कि अगर वो डेप्रिशिएबल एसेट है तो एसेट उसका डेप्रिशिएट होगा, गवर्नमेंट ग्रांट उसकी अमोर्टाइज होगी। अगर वो नॉन डेप्रिशिएबल है तो नॉन डेप्रिशिएबल एसेट जिस मकसद के लिए फिर वो एसेट लिया है उसके ऊपर उसको अमोर्टाइज कर देगी, उसकी लाइफ के ऊपर अमोर्टाइज कर दे, बस। ये बातें पेपर में पूछी जाएंगी, पर हम प्रैक्टिस भी करेंगे, तो ये कॉन्सेप्ट आपका इतना है। चलिए ये तैयब का सवाल क्लियर करते हैं, एक कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाए। जब कभी गवर्नमेंट ग्रांट या कोई भी फंड, ये आगे जाकर एनपीओ में भी हमने पढ़ेंगे, एनी फंड, गवर्नमेंट ग्रांट भी एक टाइप का फंड ही होता है, किसी एंटिटी को मिलता है विदाउट कंडीशन। पहली बात, गवर्नमेंट ग्रांट विदाउट कंडीशन आपको पता नहीं होगी, हम डेफिनेशन में क्या पढ़ा था, विद कंडीशन। हाँ, आगे जाकर फंड कुछ मिलते हैं हमें, एनपीओ के अंदर जाकर पढ़ेंगे कि अगर उसके ऊपर कंडीशन ना हो, इन केस कभी जिंदगी में ऐसी चीज आ जाए
कि आपको पैसे मिले विदाउट एनी कंडीशन, तो उसको उसी वक्त इनकम लिखो। कैश डेबिट, एसपीएल क्रेडिट, फंड इनकम या ग्रांट इनकम क्रेडिट, बस। मतलब गवर्नमेंट ने कोई पैसे दिए, जैसे आजकल गवर्नमेंट के जी ठीक है जी कोविड आ गया है, सबको 10-10 हजार दे देते हैं विदाउट एनी कंडीशन, सारी इनकम है, उसकी कोई अमोर्टाइजेशन नहीं होती, कोई कुछ नहीं होता। जब कभी विदाउट कंडीशन गवर्नमेंट से या किसी भी इदारे से या किसी भी जगह से पैसे मिलते हैं, ये मेन जो कॉन्सेप्ट आता है ये आता है एनपीओ के अंदर, ठीक है। तो गवर्नमेंट ग्रांट के अंदर तो मुझे नहीं लगता ये पॉसिबल है, क्योंकि डेफिनेशन के अंदर लिखा हुआ है कि ट्रांसफर रिसोर्सेज टू द एंटिटी अंडर सम स्पेसिफिक कंडीशंस, तो कंडीशन कोई ना कोई होती है, वरना गवर्नमेंट क्यों पैसे देगी। चलें जी, मेन अब अगला कॉन्सेप्ट हम सीखने लगते हैं। हमारा रिलेटेड टू एसेट ना कंप्लीट हो गया है, सिर्फ उसका रिफंड का केस रहता है, वो मैं इंशाल्लाह मंडे को पढ़ाऊंगा, क्योंकि सारे लोग फिर एक दफा एक्टिवली पार्टिसिपेट करेंगे। एक बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है, बड़ा कॉन्सेप्ट तो नहीं है लेकिन बच्चों को लगता है बड़ा कॉन्सेप्ट जी। अब हम देखते हैं रिलेटेड टू इनकम। अच्छा, ये नाम रिलेटेड टू इनकम है, असल में रिलेटेड टू एक्सपेंस है, ठीक है। हम लिखेंगे पेपर में रिलेटेड टू इनकम, लेकिन सोचेंगे एक्सपेंस। सबसे पहले नंबर 1 आसान सा काम बता देता हूं, गवर्नमेंट ग्रांट रिसीव्ड government grant received related to expenses already incurred। occurred लिख ले, ज्यादा हैवी लफ्ज है। रिलेटेड टू एक्सपेंसेस ऑलरेडी अकर्ड मतलब क्या है, मीनिंग मतलब है खर्चा या नुकसान हो चुका है, खर्चा या नुकसान हो चुका है, उसके बाद गवर्नमेंट ने पैसे दिए। जैसे कुछ पावर ब्रेकडाउन हुआ बहुत बड़ा, तो महीने बाद गवर्नमेंट ने कहा या अगले साल गवर्नमेंट ने कहा कि जिसकी फैक्ट्री में पावर ब्रेकडाउन से नुकसान हुआ है, गवर्नमेंट उसको 2-2 लाख रुपया दे रही है। तो ये किस लॉसेस के अगेंस्ट गवर्नमेंट ग्रांट दे रही है, जो ऑलरेडी अकर्ड हो चुकी है। इसका जवाब ही सिंपल ये है, चार्ज टू एसपीएल एज रिसीव्ड या बिकम रिसीवेबल। अगर रिसीवेबल की कंडीशन भी पूरी हो गई है ना, कि चलो अब कंफर्म है कि आप हकदार हो गए हो, रिस्क एंड रिवार्ड ट्रांसफर हो गए हैं, मतलब आपने सिर्फ चेक कैश करवाना है, चेक आपको मिल चुका है, आप तो सिर्फ कैश करवाना रह गया, तो इसका मतलब है आपका राइट हो गया। तो कहता है कि आपने इसका जवाब क्या होगा कि चार्ज टू एसपीएल एज गवर्नमेंट ग्रांट इनकम एज रिसीव्ड या बिकम रिसीवेबल। और अगर एंट्री पास करनी हो तो क्या करेंगे, कैश टू एसपीएल या रिसीवेबल टू एसपीएल। अगर ऐसी कोई सिचुएशन आती है, वो कहता है कि एंट्री पास करें, बेसिक मोस्टली वो कहता है डिस्कस करें, मतलब ऐसे ये अंग्रेजी की लाइन लिखनी है, बस ये जवाब है आपका। पीछे वो सिचुएशन लिखेंगे, वो सिचुएशन के आगे ये लाइन ऐड कर देंगे, वो सिचुएशन भी आपको मिल जाएगी, वो किताब वो सवाल से उठानी है सिचुएशन, एज इट इज वो सेंटेंस किताब से उठाना है, यानी क्वेश्चन से, और आगे ये लिख दे। उसके बाद इसकी एंट्री क्या पास होगी रोहान, कैश डेबिट अगर रिसीव्ड है तो, और अगर बिकम रिसीवेबल है तो पहले किसको प्रेफर करना है, कैश टू एसपीएल, एसपीएल या गवर्नमेंट ग्रांट इनकम। अब आ जाते हैं फ्यूचर एक्सपेंसेस के लिए। ये तो थे ऑलरेडी एक्सपेंस इनकर्ड हो चुके थे, अब गवर्नमेंट ग्रांट हमें दे देती है फ्यूचर एक्सपेंसेस के लिए। वो कौन से एक्सपेंसेस होते हैं, फ्यूचर एक्सपेंसेस का मतलब ये है कि हमारा
हमारे अभी खर्चे होने हैं। जैसे एक सिचुएशन हम क्रिएट करते हैं, बिजली का बिल हो सकता है, सैलरीज हो सकती हैं, कोई रिपेयर एंड मेंटेनेंस हो सकता है। किसी भी एक्सपेंसेस से रिलेटेड गवर्नमेंट ने कहा आप स्कूल बनाओ, सैलरीज हम देंगे। चले जी, हम बड़े खुश हो गए, हमने अपने सारे चाचे मामे ताए फुफियां कजन सबको जॉब पे लगा दिया। अब गवर्नमेंट को पता चला कि ये काम खराब है, ये तो ज्यादा सैलरी जा रही। गवर्नमेंट फिर ना सैलरी फिक्स कर देती कि इतनी सैलरी हम दे दिया करें। तो गवर्नमेंट के पास एक बजट होता है, वो कहती है कि ठीक है जनाब कि आप बनाओ 5 लाख हम सैलरी देंगे। अब इसके ऊपर 2 किस्म की कंडीशन लग सकती। एक टाइम की कंडीशन कि इस 5 लाख को आपने 5 साल के लिए या 3 साल के लिए हम देंगे सैलरीज, या ये 5 साल के लिए 5 लाख सैलरीज। अब यहां पर फर्दर 2 तरीके आ जाएंगे। सपोज दैट गवर्नमेंट ने हमें दे दिया 5 लाख और साथ हमें टाइम भी बता दिया, कितने साल, 5 साल। अब या तो क्वेश्चन की बात कर रहा हूं मैं, क्वेश्चन हल करूंगा, एक्चुअल सैलरीज आर नॉट गिवन, एक्चुअल सैलरीज आर नॉट गिवन, मतलब क्वेश्चन के अंदर एक्चुअल सैलरीज का डाटा ही नहीं है आपके पास। पर इस 5 साल का क्या करना चाहिए, 5 पे डिवाइड करके हर साल 1-1 लाख इनकम में लिख देंगे। तो ये पहले दिन एंट्री क्या पास करेंगे, 5 लाख। जब हमें गवर्नमेंट गवर्नमेंट ने पैसे दिए, हम एक एंट्री पास करेंगे, फिर ओवर द 5 इयर्स भी एक एंट्री पास करेंगे। पहली एंट्री क्या होगी, अब मजे की बात है, एक दफा ना मैं सीफैप की क्लास ले रहा था, तो हमारे जो टीचर थे बड़े अच्छे, बड़े सॉफ्ट, ऐसे लगता ही नहीं था कि वो ये बात कर जाए। तो एक स्टूडेंट एक सवाल पूछा सीफैप लेवल, तो उन्होंने कहा कि यार सीफैप लेवल पे आपने ये सवाल पूछा है, लाना तो तेरी शक्ल पे। हम भी बड़े परेशान हो गए कि बंदे के वो लग ही नहीं रहा था कि इतनी बड़ी ये बात, बड़े मासूम से बंदे हैं वो। तो मैं भी ऐसे कहने लगा था, फिर मैंने कहा नहीं, क्यों बोला, तो भाई गवर्नमेंट ने हमें पैसे दिए हैं, कैश डेबिट करो। आप गवर्नमेंट ग्रांट को डेबिट सोच रहे हो, कैश आया है ना, गवर्नमेंट ने पैसे दिए हैं ना, तो कैश डेबिट, डेफर्ड ग्रांट क्रेडिट। अब हर साल इसको 5 पे डिवाइड कर देंगे तो डेफर्ड ग्रांट डेबिट होती जाएगी, एसपीएल क्रेडिट होता जाएगा। अगर इसके ऊपर कोई कंडीशन नहीं तो उसी दिन कैश टू एसपीएल कर दो। लेकिन ये देखिए ना, ये चीजें हमारी बिल्ट इन होनी चाहिए। ये तो जर्नल एंट्रीज है, ये तो पीआरसी है, कैफ नहीं है। ये जर्नल एंट्रीज हम सीखते हैं ना। तो एक बात याद रखें, अगर मैंने आपको पहले कहा था अकाउंटिंग को ऐसे ना रटा ना लगाओ, पता नहीं क्या होगा। अकाउंटिंग में जब भी आपके सामने सिचुएशन आए ना, पहले देखो कि ये आपको आता है, क्योंकि ये पीआरसी से ज्यादा कुछ नहीं होता। अकाउंटिंग जर्नल एंट्रीज है, और जर्नल एंट्रीज आप लोगों ने पीआरसी में सीखी है, तो इसके अलावा है ही नहीं है अकाउंटिंग। मैंने आपसे क्या पूछा है कि यार जब गवर्नमेंट आपको पैसे देगी तो आप क्या एंट्री पास करोगे, तो आपने ये नहीं कहना कि ये तो सर ने बताया ही नहीं। सिंपल सोचना, अच्छा ये गवर्नमेंट ग्रांट अगर आई है तो इसमें कौन कौन से हेड इफेक्ट होंगे। फौरन वापस पीआरसी पे चले जाओ, 5 हेड है इसमें, ये तो कंफर्म पता चल रहा है कैश आ रहा है, तो कैश डेबिट कर दो। कहां से आ रहा है, ग्रांट से, डेफर्ड ग्रांट। नहीं समझ लेंगे। अब इस ग्रांट को हमने ओवर द 5 इयर्स, क्योंकि अगर एक्चुअल सैलरीज नहीं गिवन आपको, एक्चुअल सैलरीज हमें नहीं गिवन, तो फिर क्या करेंगे, स्ट्रेट लाइन मेथड की तरह इसको लाइफ पे डिवाइड कर देंगे और ओवर द लाइफ इसको अमोर्टाइज कर देंगे। दोबारा सुने, अगर आपको एक्चुअल सैलरीज नहीं गिवन तो जस्ट लाइक स्ट्रेट लाइन मेथड, गवर्नमेंट ग्रांट या डेफर्ड ग्रांट लिख देंगे, डेफर्ड ग्रांट अमोर्टाइज ओवर टर्म्स, ओवर लाइफ ऑफ ग्रांट। अब अगर हम एंट्री पास करेंगे पहले वाली,
पहले वाली एंट्री क्या है हमारे पास? कैश डेबिट, डेफर्ड ग्रांट क्रेडिट 5 लाख से, और फिर हर साल क्या एंट्री पास करेंगे? एक एक साल कम करते जाएंगे, और अगर इसके एक्सट्रैक्ट बनाने हैं तो वो भी एक साल लायबिलिटी एक साल कम होती जाएगी, और हर साल 1 लाख हमारी इनकम में आता जाएगा। और एंट्री क्या पास करेंगे? लायबिलिटी कम करेंगे तो डेफर्ड ग्रांट डेबिट, एसपीएल या ग्रांट इनकम क्रेडिट 1 लाख से हर साल ये एंट्री पास कर। और अगर एक्चुअल सैलरी गिवन होती है तो एक्चुअल सैलरीज गिवन, ये लास्ट कॉन्सेप्ट है और ये खत्म हो जाना है रिलेटेड। फिर सिर्फ रिफंड के केस बच जाएगा गवर्नमेंट ग्रांट में भी और इसमें भी, और इसके फिर मैं इकट्ठे ही आपको एक्सट्रैक्ट बता दूंगा, एंट्रीज तो अभी हो जाएंगी इसके। अच्छा, अगर तो सैलरी गिवन है, जैसे वो कहता है ईयर 1 में आपकी सैलरी आई 1.5 लाख, ईयर 2 में आपकी सैलरी आई 80,000 जो लोगों को दी आपने, ईयर 3 में आपकी सैलरी आ गई 1,70,000, ईयर 4 में आपकी सैलरी आ गई 2 लाख, ईयर 5 में आपकी सैलरीज आ गई 2 लाख। हमें 5 साल के लिए गवर्नमेंट ने भी 5 लाख दिया हुआ है। तो आपने जब पेपर में सवाल हल करना है तो टेबल बना लेना है, जैसे WDV में बनाया था। क्या करेंगे, यहां पर ईयर्स लिख लेना, मैं इसी के ऊपर ही हल कर देता हूं। यहां पर ईयर्स लिख लेना 1 2 3 4 5, यहां पर एक्चुअल सैलरी लिख लेना। अब इसका कर लेना टोटल, कितना आ गया टोटल बोला? 4 5 6 7 8 लाख। देखो जरा, अब 5 लाख को इसके ऊपर अमोर्टाइज कर दो। गवर्नमेंट की एलोकेशन कर दो। कैसे एलोकेशन करेंगे भला? ग्रांट कितनी मिली आपके को? 5 लाख डिवाइड बाय 8 लाख मल्टीप्लाइड बाय 150,000। कितना? 93750। फिर सेम फैक्टर मल्टीप्लाइड बाय 80,000। हम्म 8,000 दोबारा करें। 5 लाख डिवाइडेड बाय 8 लाख मल्टीप्लाइड बाय 80,000। 50,000। फिर 1,70,000 से मल्टीप्लाई करें। 106,250। फिर 2 लाख से मल्टीप्लाई, 1,25,000। ये टोटल कितना आना चाहिए? 5। हाँ जी। अब ये टेबल आपने जब भी आपको गवर्नमेंट ग्रांट मिले विद कंडीशन और एक्चुअल एक्सपेंस भी गिवन हो, अगर एक्चुअल एक्सपेंस नहीं गिवन तो स्ट्रेट लाइन मेथड के साथ करते हैं, और अगर एक्चुअल एक्सपेंस गिवन है तो ये डाटा लिखकर आगे फर्दर वो 2 काम कह सकता है, डायरेक्ट रिडक्शन, सेपरेट रिकग्निशन। डायरेक्ट रिडक्शन है तो इनको माइनस करके एक्सपेंस में लिखेंगे, और अगर सेपरेटली रिकग्निशन है तो एक्सपेंस की अपनी एंट्री। सेकंड तरीकाकार तो होना चाहिए ना। ये वैल्यूज आपके टेबल लिख लिया है, टेबल लिख लें, टेबल लिख लें ताकि फिर सिर्फ मैं एंट्रीज पास करवाऊं, आपका काम हो जाए।
नॉमिनल वैल्यू फिर जितनी मर्जी लिख ले, ऑडिटर ऑडिट करेगा ना आगे, ऑडिट करने के बाद वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट इशू पब्लिश होती है, तो फिर वो आकर सेट कर लेगा। वो फिर आप लोग ही होते हो। हो गया, चलें जी अब इसकी एंट्री की तरफ आते हैं जी। अगर तो हमारे पास है एक्चुअल सॉरी डायरेक्टली डिडक्शन, अगर आपके पास है डायरेक्टली डिडक्शन या फिर सेपरेटली रिकॉग्निशन, डायरेक्टली डिडक्शन है या फिर सेपरेटली रिकॉग्निशन है, डायरेक्ट डिडक्शन है या सेपरेटली रिकॉग्निशन है। बस 2 मिनट। हाँ जी, अगर डायरेक्ट डिडक्शन है तो एंट्री क्या पास करेंगे? पहली एंट्री देखिए, जिस दिन आपको पैसे मिले ना, आपने एंट्री पास करनी है कैश डेबिट डेफर्ड ग्रांट क्रेडिट 5 लाख, क्योंकि ये बात तो कंफर्म है ना कि आपके खर्चे सारे उसी वक्त नहीं आ गए, एसेट तो फिर भी उसी वक्त सारे खरीद लेते थे, पैसे तो डायरेक्टली डिडक्ट पूरा कर देते। इसकी आपने दोनों केसेस में पहली एंट्री जैसे ही गवर्नमेंट ग्रांट आपको मिली, कैश टू डेफर्ड ग्रांट, कैश टू डेफर्ड ग्रांट, फिर अगली एंट्री क्या पास करेंगे? पहला साल हुआ, आपके एक्सपेंसेस आ गए, कितने एक्सपेंस है पहले साल? 1.5 लाख रुपए, आपका कैश 1.5 लाख ही जाएगा, कैश क्रेडिट कर देंगे 1.5 लाख, क्योंकि जो 5 लाख डेबिट करना था वो तो आप पहले ही कर चुके हो। अब आपने लिखने एक्सपेंस, सैलरी एक्सपेंस, क्या डिडक्ट करके लिखने हैं या सेपरेट लिखने? अगर डिडक्ट करके लिखने हैं तो डिडक्ट करके लिखेंगे, सेपरेट लिखने हैं तो पूरे लिख देंगे। अब हमने डिडक्ट करके लिखने हैं तो जो जाओ अपने टेबल पे और उस टेबल में 1.5 लाख में से 9,750 माइनस कर, 1.5 लाख में से 9,750 माइनस कर दो, कितना आ गया? 56,250। अब मैं रूहान से पूछूंगा, रूहान इनका डिफरेंस किस साइड पर आएगा और किस नाम से आएगा? ध्यान से बताना है, बाकी भी सोच के बैठो, ये बिल्कुल बेसिक सी चीज है। डेबिट साइड पर क्या आएगा? अमाउंट कितनी होगी? अमाउंट तो डिफरेंस होगा 93750, डेफर्ड ग्रांट आ जाएगा, क्योंकि पहले हमने सारा 5 का 5 लाख लायबिलिटी में लिख दिया है, अब जितने की लायबिलिटी सेटल हो गई है, एडजस्ट हो गई, वो खत्म कर देंगे। और डायरेक्टली डिडक्शन भी हो गई, क्योंकि एक्सपेंस हमने पूरे नहीं लिखे, डिडक्ट करके लिखे, एक्सपेंस हमने पूरे नहीं लिखे बल्कि डिडक्ट करके लिखे। कैश भी हमारा 1.5 लाख गया था जेब से, कैश तो पूरा ही जाएगा ना, क्योंकि गवर्नमेंट से तो हमने 5 लाख रुपए अपनी जेब में लेकर हजम कर चुके हैं। अब जब जब खर्चा होगा हमारा, हम पूरा पूरा कैश ही देंगे, बिल तो पूरा पे करेंगे ना। अब अगले दूसरे साल की एंट्री पहले क्या पास होगी? हर साल अब इसी तरह, अगले साल कितना एक्सपेंस आया, कैश क्रेडिट कर देंगे, कितना गया कैश? 80,000, और सैलरी एक्सपेंस डिडक्ट करके लिखेंगे,
80,000 और उसकी जो 50,000 30,000, और मजीद हमारी डेफर्ड ग्रांट कितनी कम हो जाएगी 50,000 से। और जितनी ग्रांट है ना वो एडजस्ट हो जी रही है और उतनी ही अमाउंट से हमारी लायबिलिटी खत्म हर साल इसी तरह से पांचों के पांचों साल। क्या करेंगे, जितना एक्सपेंस आ रहा है कैश क्रेडिट और जितनी अमाउंट हमारी सेटल हो रही है वो डेफर्ड ग्रांट के नाम से, जो बाकी बचेगा वो सैलरी नेट हो जाएगा। और अब आ जाते हैं, अगर सेपरेट रिकॉग्निशन हो तो जरा इंटरेस्टिंग एंट्री, पहली एंट्री देखिएगा जरा, कैश डेबिट डेफर्ड ग्रांट क्रेडिट 5 लाख से। अब अगले साल सॉरी उसी साल जब एक्सपेंस अकर होगा तो हम एंट्री पहली पास करेंगे, सैलरी एक्सपेंस डेबिट कैश क्रेडिट 150,000 से। वजह क्या है, क्योंकि उसने कहा है कि भाई अलग रखना है तो हमने डिडक्ट नहीं किया। और एक और एंट्री फिर पास होगी, डेफर्ड ग्रांट डेबिट एसपीएल क्रेडिट 93750 मतलब ग्रांट की अपनी एंट्री और एक्सपेंस की अपनी एंट्री, जैसे डेप्रिसिएशन का भी ऐसे ही करते थे WDV मेथड। अब हर साल यही चलना है, यही तमाशा लगा रहेगा। अगले साल मतलब क्या एंट्री पास करेंगे, सैलरी एक्सपेंस डेबिट कैश क्रेडिट कितने से बोला 80,000 से, और फिर डेफर्ड ग्रांट डेबिट SPL क्रेडिट 50,000 से। ओके हो गया जी, ये हमारा रिलेटेड टू एक्सपेंस भी नॉर्मल खत्म हो गया। और इसके रिफंड के केस हम इंशाल्लाह मंडे को देखेंगे। आपने करना क्या है कि इसके एक्सट्रैक्ट बनाकर आने, इसी सवाल इस सवाल के एक्सट्रैक्ट बनाकर आने हैं, और बाकी ये सारा ओवरव्यू एक दफा करके आना, ताकि कल और थोड़ी सी अंग्रेजी पढ़ लेना। वैसे तो इकट्ठा पढ़ेंगे तो बड़ा मजा आता, लेकिन अब टाइम की शॉर्टेज है तो फिर आप अपना अकेले गुजारा कर लो। ये 10वीं एग्जांपल का तो नहीं ली नहीं आपने, हो गई है? नहीं नहीं 10वीं एग्जांपल हमारी हुई है मुझे। अच्छा, इसकी एंट्रीज आपने पास की थी, एक्सट्रैक्ट नहीं बनाया था। रिलेटेड टू एसेट आई, ये रिलेटेड टू एसेट है और ये रिलेटेड टू एक्सपेंस है। एक ये क्वेश्चन कर लेना, कहता है 50,000 सीट ग्रांट टुवर्ड द कॉस्ट ऑफ ट्रेनिंग ऑफ, और एक्चुअल टोटल कॉस्ट ट्रेनिंग वाज 2,70% 2021 एंड 30%। हाँ ये क्वेश्चन करना अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 9, और फिर ना एक थोड़ी सी अंग्रेजी पढ़ लेना, अच्छी अंग्रेजी लिखी हुई है। ये नॉन मॉनिटरी, ठीक है, यहां तक है। ये आगे फेयर वैल्यू की डेफिनेशन लिखी हुई है, वो आपने छोटे होते पढ़ी थी PRC के अंदर। ये 10 ये पढ़ ही देता हूं। गवर्नमेंट ग्रांट may take the form of transfer a non-monetary asset such as land या other resources for the use of the entity. The usual treatment is to be recorded both grant and non-monetary asset at the fair value. कि यहां पर देखना जरा, usual treatment, अमूमन। The alternative treatment is to record both assets as grant at a nominal value. तो पेपर में बड़े ध्यान से आंखें फाड़ फाड़ के सवाल को देखते हैं कि यूजुअल लिखा हुआ है या अल्टरनेटिव लिखा हुआ है। फिर यहां पर थोड़ी सी एक और बात पढ़ा देता हूं आपको, क्या याद करोगे? ग्रांट रिलेटेड टू नॉन डेप्रिशिएबल एसेट, देयर
These may also require the fulfillment of certain obligation that would then be recognized in profit and loss over the period that bear the cost of meeting the obligation. Example of grant of land may be conditional upon that the construction of the building. The site it may be appreciated to recognize the grant in SPL over the life of the building. कहता अगर आपको लैंड मिली है और उसके ऊपर आपने बिल्डिंग बनानी है तो फिर आपको एसपीएल में कैसे चार्ज करोगे? ओवर द लाइफ ऑफ द बिल्डिंग। ठीक है, जो आज हमने पढ़ा वो यही है। ठीक है, कल इंशाल्लाह मतलब नेक्स्ट मंडे को इंशाल्लाह इसको आगे पढ़ेंगे।